हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों रीट एग्ज़ाम से संबंधित, हिंदी टीचिंग मेथड से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी रीट एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आप देखिए, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों की भाषा पर पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। तो यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है? यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। तो यह शिक्षण विधि किसके संदर्भ में कही गई है? सूत्र विधि, प्रयोग विधि, भाषा संसर्ग विधि या फिर आपकी पाठ्य पुस्तक विधि? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा संसर्ग विधि। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। तो द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र यहाँ पर कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। सम्मेलन व गोष्ठियाँ, अनुवाद शिक्षण, प्राथमिक कक्षाएं या विदेशी भाषा शिक्षण? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक कक्षाएं जो है यह आपकी द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है। तो समवाय प्रणाली जो आपकी होती है दोस्तों, इसमें किस प्रकार का शिक्षण होता है? सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण करना, या उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण ज्ञान कराना, व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान करवाना? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है आपका गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हर्बटीय विधि का एक दोष नहीं है। तो हर्बटीय विधि के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। हर्बटीय विधि का यहाँ पर एक दोष नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा दोष नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। यह शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती, रसानुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं है, यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, हर्बटीय विधि का एक दोष नहीं है। तो यहाँ पर इसका कौन सा दोष नहीं है वो पूछा गया है। तो यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ये इसका दोष नहीं है, ये इसकी क्वालिटी है। तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अगला सवाल देखिए, शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका शिक्षण विधियों के संदर्भ में सही नहीं है? ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है, व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों व दृष्टांतों का उपयोग किया जा सकता है, साकीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सीता वाद्य आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? यहाँ पर तीन आपके सही दिए गए हैं। ए आपका बिल्कुल सही है, बी भी आपका सही है, डी भी आपका सही है। यहाँ पर सी आपका गलत है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। साकीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, कौन सी शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्ष में अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है और निर्देशित किया जाता है कि वे इसे विचार से पढ़कर महत्वपूर्ण बिंदु निकाले, इसके पश्चात शिक्षक की सहायता से सारांश प्राप्त करें? तो ये किस विधि से संबंधित है? परियोजना विधि या आपकी समस्या समाधान विधि, पर्यवेक्षिक अध्ययन विधि या फिर अन्वेषण विधि? तो शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्ष में अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है और निर्देशित किया जाता है कि वे इसे विचार से पढ़कर महत्वपूर्ण बिंदु निकाले और इसके पश्चात शिक्षक की सहायता से सारांश प्राप्त करें। तो ये किस विधि से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यवेक्षिक अध्ययन विधि। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना जनतंत्रात्मक है? तो यहाँ पर कौन सी शिक्षण व्यू रचना आपकी जनतंत्रात्मक है, ये पूछा गया है। परियोजना व्यू रचना, व्याख्यान व्यू रचना, अभिक्रमित अनुदेशन या फिर दृष्टांत व्यू रचना? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा परियोजना व्यू रचना। व्यू रचना जनतंत्रात्मक आपकी कौन सी होती है? तो परियोजना वाली जो है ये आपकी जनतंत्रात्मक होती है। अगला सवाल देखिए, असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर असुमेलित युग्म का आपको चयन करना है। आगमनात्मक अधिगम, J.S. ब्रूनर, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, W.H. किलपैट्रिक? तो ये आपका गलत दिया गया है, यहाँ पर असुमेलित का चयन करना है। संकल्पना मानचित्र, जोसेफ डी नोवक, और यहाँ पर हरिस्टिक विधि, H.E. आंगस्ट्रॉम दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका A, C और D सही है, B यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? प्रश्नोत्तरी द्वारा, वाक्य रचना द्वारा, कहानी लेखन द्वारा या फिर चित्र निर्माण द्वारा। तो मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है, यह आपकी कौन सी विधि हो जाएगी? तो यह आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तरी द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस विधि प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? तो शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है, तो ये किस विधि में की जाती है? शब्दार्थ कथन विधि, व्याख्यान प्रणाली या विधि, व्यास प्रणाली या विधि, या आपकी समीक्षा प्रणाली या विधि। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यास प्रणाली विधि। तो शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है आपका व्यास प्रणाली में, व्यास विधि के अंतर्गत। आगे देखिए, खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। तो आपकी खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है प्रश्नोत्तर द्वारा, व्याख्यान द्वारा, तुलना द्वारा, या फिर आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी समीक्षा द्वारा। तो खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है, तो भावों का स्पष्टीकरण खंडान्वय विधि में किसके द्वारा किया जाएगा, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है। तो भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है सैद्धांतिक ज्ञान पर, व्यवहारिक ज्ञान पर, कवियों की जीवनी पर या नियमों पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक ज्ञान पर। भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है व्यवहारिक ज्ञान पर, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रणाली है? तो यहाँ पर कौन सी प्रणाली आपकी अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है दोस्तों, वो आपसे पूछा गया है। तो बताइए, पाठ्यपुस्तक प्रणाली, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली या भाषा संसर्ग प्रणाली। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यपुस्तक प्रणाली जो है दोस्तों, ये आपकी अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। तो शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि आपसे पूछी गई है व्याख्यान विधि, हर्बटीय विधि, दृष्टांत विधि या प्रश्नोत्तर विधि। तो शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि आपकी कौन सी हो जाएगी? व्याख्यान विधि हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं, तो किस विधि के अंतर्गत ये होता है? व्याख्यान विधि, स्त्रोत विधि, आगमन विधि या फिर आपकी निगमन विधि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आगमन विधि। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर आपका विद्यार्थी जो है वह अग्रसर होता है। अगला सवाल देखिए, रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है। तो रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर या उपयुक्त सभी। तो आपकी रसास्वादन विधि जो है दोस्तों, ये सर्वाधिक किसके लिए उपयोगी है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये प्राथमिक स्तर के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा सवाल है। तो रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है प्राथमिक स्तर के लिए। अगला सवाल देखिए, रसास्वादन विधि आधारित है, तो ये किस पर आधारित है? अर्थ, कला, भाव या रस। तो ये किस पर आधारित हो जाएगी? आपकी रस पर आधारित हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, नाम से पता लग रहा है। आगे देखिए, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती है। अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है। 5000 शब्द होते हैं, 5000 वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर डी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, बी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। तो बच्चों का भाषाई विकास जो होता है वो सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है? पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषा परिवेश पर, आकलन की औपचारिकता पर या फिर संचार माध्यमों पर। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये आपकी समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा दोस्तों? समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक आपका समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है। अगला सवाल देखिए, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमारे अनुभव जो होते हैं उनको आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में, अब यहाँ पर आपको आंसर बताना है, शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए, अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ाया जाए, डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके, या बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर
एक संकल्पना वस्तु प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा क्यों करती है? तो नीना ऐसा क्यों करती है? बच्चे अक्सर जो होते हैं वो संकल्पना वस्तु या प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए, या फिर आपके शिक्षक को अधिक रोचक वो व्यस्ततापूर्ण बनाने के लिए, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, बच्चों की मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके, पाठ्य पुस्तकों को जल्दी पूर्ण करा सके, विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु को शब्दस्थ अनुवाद कर सके, या सरल प्रश्न पत्र बना सके। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह विभिन्न भाषाओं में पाठों को विषय वस्तु शब्दस्थ अनुवाद कर सके। अगला सवाल देखिए, बहुभाषिकता है तो बहुभाषिकता क्या हो जाएगी दोस्तों? ये किसका निर्माण करेगी? तो बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। तो बहुभाषिकता जो होती है बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। तो भाषा प्रयोग की कुशलता जो है वो किससे संभव है, वो यहाँ पर पूछा गया है। भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से अधिक भाषा का प्रयोग से, केवल भाषा सुनने से, या केवल साहित्य पढ़ने से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस से भी आप आंसर कर सकते हैं। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है तो ये किससे संभव है दोस्तों? तो ये आपकी अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग से। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा कारक भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरणीय नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, या समृद्ध भाषिक वातावरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, समृद्ध भाषिक वातावरण। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, श्रवण के आधार पर भाषा का भेद है। तो श्रवण के आधार पर भाषा के भेद कौन कौन से होते हैं? तो ये आपकी मधुर भाषा हो जाएगी और आपकी कर्कश भाषा हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम भाषा, सहज भाषा, अयोगात्मक और सहयोगात्मक भाषा, क्लिष्ट और सरल भाषा यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा मधुर भाषा और कर्कश भाषा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, श्रवण कौशल का संबंध है। तो श्रवण कौशल का संबंध किससे हो जाएगा? कान से, नाक से, मुंह से, या फिर आँख से। तो श्रवण कौशल का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? कान से हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गद्य के कौन से पाठ रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त है? तो गद्य का ऐसा कौन सा पाठ रूप होता है जहाँ पर मौन वाचन जो है वो आपका अनुपयुक्त होता है? कहानी, संवाद, आत्मकथा, या जीवनी। तो बताइए दोस्तों, गद्य का ऐसा कौन सा पाठ रूप है जहाँ पर मौन वाचन अनुपयुक्त है? कहानी, संवाद, आत्मकथा, जीवनी। क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संवाद। ठीक है, यहाँ पर आपका मौन वाचन जो है वो अनुपयुक्त है। अगर मौन धारण कर लेंगे तो संवाद कैसे करेंगे? आगे देखिए, ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करने को क्या कहते हैं? तो ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करने को क्या कहा जाता है बच्चों? तो लेखन विधि, श्रवण विधि, वाचन विधि, या पठन विधि। तो इसे क्या कहा जाएगा? लेखन विधि कहा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में लिपिबद्ध कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? आपका लेखन विधि कहा जाएगा। आगे देखिए, वाचन कौशल का उद्देश्य है। तो वाचन कौशल का उद्देश्य क्या हो जाएगा? केवल सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग, केवल बालकों का उच्चारण शुद्ध करना, केवल बोलने में विराम चिन्हों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों यहाँ पर इंक्लूड हैं इसमें। निम्नलिखित में से वाचन कौशल की विधि नहीं है। तो वाचन कौशल की विधि इनमें से कौन सी नहीं है? वर्णमाला पद्धति, ध्वन्यात्मक पद्धति, अक्षरबोध विधि, या विधेयात्मक पद्धति। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? वाचन कौशल से संबंधित आपकी कौन सी विधि नहीं है यहाँ पर? यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विधेयात्मक पद्धति। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वर्णमाला, ध्वन्यात्मक पद्धति और अक्षरबोध विधि जो है ये आपकी वाचन कौशल से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, समस्या हल करने के कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो समस्या हल करने के कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? छात्रों को निर्देशात्मक संकेत प्रदान करना, छात्रों को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्याओं के विभिन्न प्रकार को डिजाइन करना, संज्ञानात्मक संघर्ष उत्पन्न करने के लिए समस्या डिजाइन करना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, छात्रों को निर्देशात्मक संकेत प्रदान करना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे आपके शिक्षक को बचना चाहिए। आगे देखिए, लेखन में किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती है? तो लेखन में किस प्रकार की आपकी अशुद्धियाँ होती है? केवल वर्तनी संबंधी,
वाक्य रचना संबंधी, विराम चिन्ह संबंधी या उपयुक्त सभी। तो लेखन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो लेखन में आपकी किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, वर्तनी संबंधी, वाक्य संबंधी और यहाँ पे विराम चिन्ह संबंधी। आगे देखिए, सुनना भाषा विकास का कौन सा चरण है। तो सुनना जो होता है भाषा विकास का कौन सा चरण है दोस्तों, तो ये आपका प्रथम चरण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, श्याम और राधा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, यह रूप है। तो श्याम और राधा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो ये कैसा रूप है, केवल सांकेतिक अभिव्यक्ति का, केवल मौखिक अभिव्यक्ति का, केवल लिखित अभिव्यक्ति का या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल मौखिक अभिव्यक्ति का। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बोलने के आवश्यक तत्व होते हैं। तो बोलने के आवश्यक तत्व आपके कौन से होते हैं, कल्पनाशीलता, अर्थग्रहण, भाव एवं विचार, स्वर एवं व्यंजन। तो बोलने के आवश्यक तत्व आपके कौन से हो जाएंगे, भाव और विचार हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे दोस्तों, भाव और विचार आपका जो है ये बोलने के आवश्यक तत्व हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। तो बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, केवल बोलकर, केवल सुनकर, केवल लिखकर या उपयुक्त सभी। तो बच्चे भाषा का प्रयोग किस तरीके से करते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है। तो मौखिक अभिव्यक्ति जो है ये कौशल है केवल भाषण का, वार्तालाप का, केवल सत्संग, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है। ये अच्छा सवाल है। भाषा कौशल का आपका एक प्रकार यहाँ पर कौन सा नहीं है, संचार, लेखन, श्रवण और वाचन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, भाषा कौशल का यहाँ पर एक प्रकार कौन सा नहीं है, संचार नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संचार जो है दोस्तों ये आपके भाषा कौशल का प्रकार नहीं है। आगे देखिए, भाषा कौशल के कितने चरण हैं, 2, 3, 4 या 5। तो भाषा कौशल के आपके कितने चरण हैं दोस्तों, वो आपको बताना है। तो कितने चरण हो जाएंगे, 4 चरण आपके हो जाएंगे। भाषा कौशल के कितने चरण हो जाएंगे, 4 चरण हो जाएंगे। आगे देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है ताकि। तो मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है उसके लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है ताकि केवल बालक भावों को शुद्ध रूप में व्यक्त कर सके, केवल भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास हो सके, केवल स्वरों के आरोह अवरोह एवं बालाघातों को समझ सके या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा के अधिगम के कारक है। तो भाषा के अधिगम के कारक आपके कौन कौन से हो जाएंगे, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल या फिर आपका उपयुक्त सभी। तो भाषा के अधिगम के कारक कौन से हो जाएंगे, आपके 3 हो जाएंगे, भाषा विज्ञान, व्याकरण और भाषा कौशल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए। तो वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान आपका किस स्तर पर होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या फिर आपका उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान आपका प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, मौन पठन का लाभ है। तो मौन पठन का लाभ क्या होता है दोस्तों, ए ऑप्शन है आपका, उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है या एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मौन पठन का लाभ आपका क्या हो जाएगा, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बुलेटिन बोर्ड है। तो बुलेटिन बोर्ड क्या है आपका, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, आयामी सामग्री या फिर आपका कोमल सामग्री। तो बुलेटिन बोर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपकी दृश्य सामग्री हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बुलेटिन बोर्ड क्या हो जाएगा, आपकी दृश्य सामग्री हो जाएगी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। तो बताइए, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। तो इसमें क्या सम्मिलित है, स्वगति का सिद्धांत, परगति का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत या फिर कक्षीय एकता का सिद्धांत। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में क्या सम्मिलित है आपका। तो दोस्तों यहाँ पर स्वगति का सिद्धांत जो है वो आपका सम्मिलित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन विधि में आपका स्वगति का सिद्धांत सम्मिलित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वसर वाचन का भेद नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है स्वसर वाचन का यहाँ पर कौन सा भेद नहीं है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन या फिर गहन वाचन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, स्वसर वाचन का यहाँ पर कौन सा भेद नहीं है। तो यहाँ पर आदर्श वाचन भी इसमें होता है, अनुकरण वाचन भी होता है, इसके अलावा आपका संवेद वाचन भी होता है, लेकिन यहाँ पर गहन वाचन नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका स्वसर वाचन का भेद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए,
एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता या फिर व्यापकता। तो एक अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषता नहीं है? वैधता होती है दोस्तों, इसके अलावा आपकी वस्तुनिष्ठता भी होती है और व्यापकता भी होती है, लेकिन यहाँ पर आत्मनिष्ठता नहीं होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो आत्मनिष्ठता नहीं है। इसके अलावा वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है और व्यापकता होती है। अगला सवाल देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार कैसा हो जाएगा? आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न या आपके व्याख्यात्मक प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार कैसा हो जाएगा दोस्तों? ये आपका मिलान प्रश्न हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण है। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण पूछा गया है दोस्तों। विषय वस्तु, भाषा और शैली ये आपके आंतरिक गुण हो जाएंगे, लेकिन शीर्षक जो है दोस्तों ये आपका बाह्य गुण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शीर्षक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से श्रव्य उपकरण है। तो यहाँ पर श्रव्य उपकरण आपका कौन सा हो जाएगा? पोस्टर, चार्ट, ग्रामोफोन या फिर मानचित्र। तो यहाँ पर श्रव्य उपकरण आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ग्रामोफोन हो जाएगा। ठीक है, ग्रामोफोन जो है ये आपका श्रव्य उपकरण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति है। तो विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति अगर आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति, सत्रांत परीक्षा पद्धति, वार्षिक परीक्षा पद्धति या फिर आपकी मौखिक परीक्षा पद्धति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति आपकी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निदान का महत्व नगण्य है यदि। तो निदान का महत्व नगण्य है यदि उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता है, उसके अनुसार बच्चों का उपचार किया जाता है, उसके परिणामों पर अविश्वास किया जाता है या फिर उसके परिणामों पर की उपेक्षा की जाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? निदान का महत्व नगण्य हो जाएगा। तो अगर उसके अनुसार बच्चे का उपचार नहीं किया जाता है तो निदान का महत्व क्या हो जाएगा? आपका नगण्य हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में यहाँ पर कौन सा उपयुक्त नहीं है? आपका देखना, सुनना, बोलना और पढ़ना। तो भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो देखना जो है दोस्तों वो आपका भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में उपयुक्त नहीं है। सुनना, बोलना, पढ़ना इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत है। तो मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत आपका कौन सा हो जाएगा? पुस्तक, विद्यालय, परिवार या संचार साधन। तो ये सिंपल सा सवाल है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा आपका? परिवार हो जाएगा। तो जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का प्रमुख स्रोत आपका परिवार हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। तो वाचन शिक्षण का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों की लेखन शक्ति का विकास करना, प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना या फिर विभिन्न संदर्भों में द्रुत लेखन का विकास करना। तो वाचन शिक्षण का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित विधियों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि यहाँ पर आपकी कौन सी नहीं है? भाषा संसर्ग विधि, अनुकरणात्मक विधि, निगमन विधि या फिर आपकी आगमन विधि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। तो भाषा संसर्ग विधि इसके अंतर्गत आती है, निगमन विधि आती है, आगमन विधि आती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुकरणात्मक विधि। ये आपके इसके लिए उपयुक्त विधि नहीं है व्याकरण शिक्षण के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से हर्बटीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो हर्बटीय विधि से संबंधित यहाँ पर कौन सा कथन आपका असत्य है? इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट है, इस विधि में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है, यह विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है, यह विधि बोध स्तर के शिक्षण से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा असत्य है? इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट है, ये बिल्कुल सही बात है। इस विधि में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यह विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है, ये कथन भी आपका सही है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, यह विधि बोध स्तर के शिक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निगमन विधि का सिद्धांत है। तो निगमन विधि का सिद्धांत है विशेष से विशेष,
सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य या सामान्य से सामान्य। तो निगमन विधि का सिद्धांत आपका कैसा हो जाएगा दोस्तों? सामान्य से विशेष हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पत्र लेखन एवं निबंध लेखन के शिक्षण को कहते हैं। तो पत्र लेखन और निबंध लेखन के शिक्षण को क्या कहा जाता है? मौखिक रचना, लिखित रचना, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पत्र लेखन और निबंध लेखन के शिक्षण को क्या कहेंगे? लिखित रचना कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि है। तो पेस्टोलॉजी विधि के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना, गते आदि पर बने वर्णों पर अंगुली घुमाना, पहले पढ़ना फिर वर्ण लिखना, श्याम पट्ट से वर्णों को देखकर लिखना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पेस्टोलॉजी के बारे में पूछा गया है। सिंपल सा सवाल है। वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना आपका पेस्टोलॉजी विधि के अंतर्गत आता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है। तो शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति आपकी कौन सी हो जाएगी? स्वाध्याय विधि, मॉन्टेसरी पद्धति, या आपकी किंडरगार्टन पद्धति, या डोल्टन पद्धति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेसरी पद्धति। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है मॉन्टेसरी पद्धति पर। इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? तो पढ़ने से पहले लिखो, तो पढ़ने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में आपका कौन सा शिक्षा शास्त्री हो जाएगा? ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मारिया मॉन्टेसरी हो जाएगा, जिसके बारे में अभी हमने देखा है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मारिया मॉन्टेसरी। यहाँ पर पाकस्ट नहीं होगा, किलपैट्रिक भी नहीं होगा और स्टीवेंसन भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मारिया मॉन्टेसरी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह शिक्षक के रुचि के अनुरूप हो, छात्रों के मनोरंजन में सहायक हो, कक्षा के किसी उद्देश्य तक पहुंचने में असफल हो, वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। तो कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है। तो ये कब कही जा सकती है? वो यहाँ पर पूछा गया है, वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएं जो, तो भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएं जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके, अनिवार्यतः मूल्यों से ओतप्रोत हो, संक्षिप्त हो, प्रसिद्ध लेखकों के हो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके ऐसे पाठ्यपुस्तक पाठ आपको चुने जाने चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, तो समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग क्या सुनिश्चित करता है? बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, या बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग सुनिश्चित करता है बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। अगला सवाल देखिए, पाठ्य पुस्तकें सहायक होती है। तो पाठ्य पुस्तकें आपकी किस में सहायक होती है? केवल पाठ्यक्रम को व्यवस्थित क्रम में चलाने में, केवल शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, केवल स्व अध्यापन में, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी हो जाएगा। पाठ्यक्रम को व्यवस्थित क्रम से चलाने में पाठ्य पुस्तकें सहायक होती है, शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने में भी पाठ्य पुस्तकें सहायक होती है, और स्व अध्यापन में भी आपकी पाठ्य पुस्तकें सहायक होती है। आगे देखिए, अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण नहीं हैं। तो अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होती है दोस्तों आपकी, उसके क्या गुण नहीं हैं? कलात्मक, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, भाषा का क्लिष्ट होना, संपूर्ण पाठ्यक्रम व्यवस्थित ढंग से संग्रहित होना। तो यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगाकर भी आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा का क्लिष्ट होना जो है वो अच्छी पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? विदेशी साहित्य पर रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई हो, जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, केवल कहानियां अथवा कविताएं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, ये प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में इनको स्थान दिया जाना चाहिए। आगे देखिए, सहायक सामग्री का जनक माना जाता है। तो सहायक सामग्री का जनक किसे माना जाता है? जॉनसन, मॉन्टेसरी, पियाजे या फ्रोबेल। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सहायक सामग्री का जनक फ्रोबेल को माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, जिस सामग्री के द्वारा सुनकर एवं देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह कहलाती है। तो सुनकर एवं देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह सामग्री आपकी क्या कहलाती है? जहाँ पर सुना भी जा रहा है और देखा भी जा रहा है। तो श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, श्रव्य दृश्य सामग्री। अगला सवाल देखिए, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए, शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, या फिर शिक्षण में आवश्यक होने के नाते। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों निर्माण के लिए, यह आपको ध्यान रखना है। तो विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए आपकी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम है। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम आपका क्या हो जाएगा? साकीय अभिक्रमित अनुदेशन, बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, या फिर कंप्यूटर सहाय अनुदेशन। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है इसका दूसरा नाम आपका क्या हो जाएगा? बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत वेद साध्य मानी जाती है? तो अपेक्षाकृत वेद साध्य आपकी मानी जाती है सैनिक विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, या फिर आपकी अनुकरण विधि। तो अपेक्षाकृत वेद साध्य मानी जाती है आपकी भाषा शिक्षण यंत्र विधि। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी? तो इसको दोबारा पढ़िए दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? बीके पासी, डेविड यंग, एलन और ईव, या क्लिफ्ट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये आपकी एलन और ईव के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्लंबन के अंतर्गत आता है? तो अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्लंबन के अंतर्गत आता है? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्लंबन, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्लंबन, या फिर नकारात्मक शाब्दिक पुनर्लंबन, या नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्लंबन। तो अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यह आपका सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्लंबन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सकारात्मक अशाब्दिक। आगे देखिए, संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं? तो संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, या प्रस्तावना कौशल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संचालन हो, हाव भाव हो, मौखिक दृश्य परिवर्तन हो, विराम आदि घटक किसके हो जाएंगे? उद्दीपन परिवर्तन कौशल के हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य आपका दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर पूछा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील उपयोग, विभिन्न साहित्य विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, या सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील उपयोग। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है आपका? भाषाई संरचनाओं का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा, उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, या विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका भाषाई संरचनाओं का अभ्यास। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल देखिए दोस्तों,
लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण आपकी प्रतिलिपि हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अधूरी कहानी को पूरा करना ये गलत है। कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन ये भी गलत है। आंखों देखी घटनाओं को लिखना ये भी गलत है। तो लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है आपका प्रतिलिपि। प्रतिलिपि जो है दोस्तों ये आपकी सबसे कम महत्वपूर्ण है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।